नमस्कार, डेली इंसाइडर में आपका स्वागत है। मैं हूं ब्रजनंदन। आज हमारे साथ चर्चा में मौजूद हैं राज्य मंत्री माननीय छत्रपाल गंगवार जी। आपको कल ही मंत्री बनाया गया है, तो चुनाव नज़दीक है, विधानसभा चुनाव, और ऐसे में चुनौतियां बहुत हैं। सरकार और संगठन ने आपको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। इन चुनौतियों को आप किस रूप में देखते हैं? धन्यवाद आपको और आपके चैनल को। हमारी पार्टी और हमारी पार्टी के कार्यकर्ता चुनौतियों को बड़े खुशी खुशी स्वीकार करते हैं और देश के सामने विकट समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं, और उन चुनौतियों को कैसे निपटना, उनके साथ कैसे संघर्ष करना, ये हम और हमारी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को सिखाती है। और चुनौती भरा जीवन होता है, उसमें कुछ अलग आनंद होता है। तो हम लोग ये जो चुनाव के बारे में आप बोल रहे हैं कि किस रूप में लेते हैं, तो चुनौती स्वीकार है और हम लोगों ने काम किया है, लगातार काम करते हैं। तो कोई ऐसा नहीं है कि अब चुनाव नज़दीक है और अब इसलिए अब क्या पता नहीं क्या होगा। हम वर्षानुवर्ष 5 वर्ष काम करने वाले लोग हैं और पार्ट टाइम जॉब नहीं करते हैं, हम लोग परमानेंट काम करते हैं। और सत्ता में हो तो भी काम करते हैं, सत्ता नहीं है तो भी पार्टी हमारी काम करती है। और जब से पार्टी की शुरुआत हुई है, जन्म हुआ है, ये व्यवस्था परंपरा तभी से। सीटें जीत हार अलग बात है, कभी सत्ता में हैं कभी नहीं हैं और कभी भी नहीं रहे। अब पिछले 5-7 वर्षों से भारत सरकार और 4.5 वर्षों से प्रदेश सरकार हमारी सत्ता में है और हमने देश की समस्याओं को चुनौती के रूप में स्वीकारा है और उसके लिए शुरू से ही उसके लिए काम किया, काम कर रहे हैं। और चुनाव नज़दीक है और ये बात ठीक है, चुनाव नज़दीक है। हम लोग जो भी हम लोगों ने पिछले 4 वर्षों में 7 वर्षों में काम किए वो और धरातल तक जाएं, हमारे कार्यकर्ता और ज़रा सक्रियता के साथ में जनता से तादाद बनाते हुए समाज की सेवा करें। इसके लिए हमारी पार्टी पूरा निष्ठा के साथ कार्य कर रही है। ये हमारे लिए कोई विशेष बात नहीं है। सरकार के काम को लेकर के जनता में काफ़ी नाराज़गी है, तो उस नाराज़गी को आप कैसे दूर करेंगे? जनता के बीच में नाराज़गी आपको अनुभव में आई होगी। अब ये हो सकता है आप ज़रा ज़्यादा जनता के बीच में रहते हैं, नज़दीक में रहते हैं, तो हो सकता है आपको आती हो। पर हमारी एक एक योजना भारत सरकार की, प्रदेश सरकार की और जन सामान्य तक हुई है। चाहे वो स्वच्छ भारत मिशन हो, करोड़ों करोड़ लोगों के लिए शौचालय पूरे देश में बने। 45 करोड़ से अधिक लोगों को हमने जीरो बैलेंस वाला खाता खोला और बहुत तरीक़ों की सब्सिडी उसके माध्यम से लोगों के सीधे खातों में पहुंची। लगभग 10 करोड़ से अधिक लोगों के खातों में किसान सम्मान निधि पहुंची। 8 करोड़ से ज़्यादा लोगों के हमने उज्ज्वला योजना के सिलेंडर मुफ्त में दिए। लाखों नहीं करोड़ों की संख्या ऐसी है जिनको हमने निःशुल्क रूप से बीपीएल के अंदर हैं, तो उनको हमने विद्युतीकृत किया। लगभग 18,000 गाँव में हमने बिजली पहुंचाई है। उत्तर प्रदेश के हर घर में बिजली, हर घर में रोशनी, और ये सब काम धरातल पर हुए हैं, ये कोई हवा में नहीं हुए हैं। कर्जा माफ़ी का काम हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है, 36,000 करोड़ रुपए बांटा और लगभग 86 लाख लोगों के खातों में वो पैसा पहुंचा। और इसके लिए तो प्रमाण बैंक हैं, करोड़ों करोड़ लोगों के खातों में पैसा पहुंच रहा है। कंप्यूटर से बटन दबते ही और लोगों के खातों में पैसा पहुंचा। नवी किस्त 2 लाख करोड़ से अधिक रुपया किसान सम्मान निधि का किसानों के खातों में पहुंचा है। इसलिए हम तो आश्वस्त हैं। फ्री में खाद्यान्न बंटवाया है,
देश की 80% आबादी के लिए निःशुल्क रूप में महीने में 2-2 बार खाद्यान्न बटा है। और इतना तो मानेंगे ही, चलो और बातें ये मत मानो, आपने शायद नहीं देखी होंगी, बिजली की आपूर्ति भी हमारी 18 घंटे, 20 घंटे, 22 घंटे ये मिलती है लोगों को। इसे तो स्वीकार करेंगे ही, बाकी और योजनाओं से तो आपका कोई मतलब वास्ता नहीं है। पर ये तो प्रत्यक्ष दिख रही होगी, गांव-गांव सड़कें दिख रही होंगी, अच्छी सड़कें, अच्छे हाईवे, ये सब तो कम से कम नज़र आते होंगे। हमारे क्षेत्र में ही कम से कम बड़े बड़े, मेरी विधानसभा में ही 4-4, 5-5 बड़े बड़े पुल बन रहे हैं। 2 बन गए, बाकी और बन रहे हैं। तो ये सब ऐसे काम हुए हैं विकास के। अब मेरे क्षेत्र में कोई गांव ऐसा नहीं है जो कहीं ना कहीं किधर से भी सड़क से कहीं ना कहीं से जुड़ा नहीं है। और कोई गांव अब ऐसा नहीं है जिस गांव में बिजली नहीं है। कोई गांव ऐसा नहीं है जिस गांव में स्कूल है तो उसका कायाकल्प नहीं हुआ है। टाइल्स लगे हैं, बच्चों को, स्कूलों को में छात्रों को छात्रवृत्ति दे रहे हैं, उनको बढ़िया ड्रेस दी हैं, जूता मोजा दिए हैं, स्वेटर देते हैं जाड़े में, खाद्यान्न देते हैं, दोपहर में उनको खाने का भोजन मध्याह्न का मिलता है। ये सब चीज़ें तो गांव में बिजली है, पानी है और साफ सफाई है, सड़कें हैं, ये सारी चीज़ों की व्यवस्थाएं ये सब की हैं। और इतना ही नहीं, कोविड इस समय पूरा विश्व संक्रमित है। इस कोविड में भी लगभग 75 करोड़ से अधिक लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। देश की 135-25 करोड़ आबादी है, तो इतने लोगों को वैक्सीन लग जाना एक उत्तर भारत जैसे देश में एक कोई छोटी बात नहीं है। 15 करोड़ तो यूपी में है। तो हम इसको बहुत हंसी खुशी के साथ में स्वीकारते हैं चुनौतियों को, और उनका काम करते हैं, धरातल पर काम करते हैं। और उनके बलबूते पर ही जब हमने 80% समाज को स्पर्श किया है कहीं ना कहीं अपनी योजनाओं के माध्यम से, वो सब भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। और जिनके बारे में कह रहे हैं बहुत नाराजगी है, जिनको नाराजगी है उनसे अपनी औरतें नहीं रोक मिलेंगी, भाजपा का कमल का बटन दबाएंगी। 3 तलाक का जो मुद्दा है वो उन मुस्लिम महिलाओं से मिलो तो जाके जरा एक बार, उनके मन को टटोलिए तो वो सब वोट देने वाले हैं। मोदी मंत्रिमंडल से जब माननीय संतोष गंगवार जी को हटाया गया था, तब उस समय कहा जा रहा था कि कुर्मी समाज में काफ़ी नाराजगी है। तो क्या वास्तव में नाराजगी है? उस नाराजगी को दूर कैसे कर पाएंगे आप? संतोष गंगवार जी राष्ट्रीय नेता हैं हमारे, 8-8, 9-9 बार वो सांसद रहे हैं और पार्टी के बहुत शुरुआती लोगों में से हैं। उन्होंने कोई बिरादरीवाद के नाम पर इतने वर्षों तक राजनीति नहीं की है। एक तो इस बात को आप खूब समझ लीजिए, उन्होंने बिरादरी के नाम पर 9-9 बार, 8-8 बार सांसद नहीं बने। सारा समाज उनको वोट देता। और दूसरी बात कि कुर्मी समाज में नाराजगी बढ़ी है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। और सबसे बड़ी संख्या कुर्मी बिरादरी की है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। 80-90% कुर्मी आबादी उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के साथ है, पहले भी थी और आज भी है और अगले भी रहने वाली है। मानवर संतोष जी हमारे बड़े नेता हैं, हमारे सम्मानित व्यक्ति हैं। पार्टी ने कुछ और जिम्मेदारियों में उनको लगाया है, तो उनको कोई हटाया नहीं है, गलत बातें हैं। और हमारी पार्टी तो कभी कुर्मी से अलग नहीं है, कुर्मी बिरादरी पार्टी से अलग नहीं है, हो भी नहीं सकते। बिल्कुल वैचारिक धरातल पर एक दूसरे की सोच ठीक है, उसके हिसाब से ही वो पार्टी के साथ है। इसलिए इस ढंग का भ्रम फैलाना ये मीडिया को शोभा नहीं देता। हमारी बिरादरी को, हम अपनी बिरादरी को अच्छी तरीके से जानते हैं, वो भाजपा से अलग हो ही नहीं सकते। आप जिस क्षेत्र से आते हैं वो कहा जाता है वो चावल का बेल्ट है, वहाँ चावल विशेष रूप से पैदा होता है, तो क्या है उनको लेकर के कुछ आपकी सोच, उनके लिए क्या करेंगे कुछ? चावल क्षेत्र है हमारा, चावल पैदा होता है, तराई की बेल्ट है। लगभग 100 से अधिक राइस मिल हमारे यहाँ पर हैं।
मेरी विधानसभा में इतनी मिले हैं। और हमने उन मिलों के लिए औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया जाए। मैंने अब नहीं, आज से 15 साल पहले 2007 से 12 के सत्र में जब मैं विधायक था, उस समय मैंने सरकार के सामने विषय उठाया था कि ऐसे इस क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया जाए और विशेष सुविधाएं दी जाएं। बाहर का व्यापारी यहाँ आए, खरीदे, चावल खरीद के ले जाए। सारी दुनिया के देशों में हमारे यहाँ के चावल की सप्लाई होती है और वहाँ पर सुविधाएं दी हैं। हमने विद्युत की आपूर्ति की लाइन को अलग कराया, इनको और स्पेशल बिजली दी जाए। पहले तो श्रीमान जी बिजली ही 2-4 घंटे आती थी, तब हमने कहा कि इनको अलग से विद्युत आपूर्ति दी जाए, अलग लाइन दी जाए, जिससे इनको ये मिलों के लिए कुछ भला हो जाए। और ये काम हुआ था, कोशिश किया था, और आज तो भरपूर ही बिजली भरपूर मिल रही है, फिर भी उनकी लाइन अलग है। वहाँ पर व्यापारियों के लिए हमने कहा था कि इनको बाहर के बड़े बड़े व्यापारी आते हैं, बैंकिंग सुविधा और जो औद्योगिक क्षेत्रों में होता है, इसी सब ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं, वो सब करने के लिए हमने सरकार के सामने सुझाव रखा था। उस समय नहीं हुआ था, पर अब हमारी सरकार इस विषय पर गंभीरता के साथ काम कर रही है। कैसे इस क्षेत्र को चावल का अच्छा मूल्य किसानों को मिल जाए और व्यापारियों को लाभ हो जाए, इसके लिए हमारी पार्टी काम करेगी। आपके क्षेत्र में एक मेगा फूड पार्क बन रहा था, तो क्या उसकी स्थिति है अभी? मेगा फूड पार्क हमारे यहाँ पर लगभग 250 एकड़ में बनने वाला है। उसका जो आधारभूत संरचना है सुधार की, विकास की, वो सब पूरी हो रही। इस समय में वहाँ पे सड़कें हो गई हैं, नाली बन गई हैं, प्लाट्स बन गए हैं, और वहाँ पर 33 kVA का विद्युत घर बनने वाला है, वो सब स्वीकृत हो गया। अभी उस पर बहुत जल्दी काम शुरू होने वाला। चौड़ी रोड्स हो गई हैं, और उसी के पड़ोस में लगभग 70 एकड़ में एक बहुत बड़ा पशु संवर्धन केंद्र, जिसमें मादा प्रजनन होगा, ऐसा वहाँ पर हो गया है, बन गया है। उसमें भी सब स्टाफ पहुँचने वाला है। आज ही मेरी माननीय मंत्री जी से बातचीत हुई थी पशुपालन से, तो उन्होंने कहा था ठीक है, बहुत जल्दी इसको करते हैं, और मेगा फूड पार्क बहुत जल्दी डेवलप होगा। यूपी सीडा इसके लिए काम कर रही है। प्लाट आवंटन का प्रक्रिया अगली होने वाली है, बहुत जल्दी उसमें काम शुरू होगा। जातिगत जनगणना की मांग तमाम नेता कर रहे हैं, तो इस पर आपके क्या विचार हैं? जातिगत जनगणना, हम लोग देश को एक सूत्र में बांधने वाले लोग हैं। हमारी पार्टी सारा देश एक है, जात बिरादरी में बांटकर और समाज को टुकड़ों टुकड़ों में विभक्त करना, ऐसा हमारा सोच नहीं है। सारा देश एक है, हम भारतीय हैं, ये इतना पर्याप्त है अपने आप में। जात बिरादरी में बांटो, फिर जाति की, फिर उपजातियों में बांटो, फिर उससे भी और नीचे बांटो, ये बांटना इस समाज को तोड़ने की बातें हैं। इस आधार पे केवल राजनीतिक लाभ उठाने वाले लोगों की तो दृष्टि में होगा ये। जरा ऐसा हो जाता तो फिर हम और खेल खेल लेते। पर हमारी पार्टी जब बोलती है एक देश, एक राष्ट्र, एक टैक्स, एक उत्पाद, ये सब ऐसे सब एक करने को उसमें लगे हैं, एक भाषा, एक संस्कृति। तो यहाँ पर भी यही है, सब एक जाति है, हम भारतीय हैं, हम इतना काफ़ी है। इसके लिए अलग अलग जात बिरादरियों में बांटना, उसके बाद राजनीति करना, ये हमारी पार्टी का वो नहीं है इशू। फिर भी जातीयता, इस सत्य को नकारा भी नहीं जा सकता, और उसको कैसे धीरे धीरे ख़त्म करना है, हम लोग उस दिशा में काम कर रहे हैं। ये जातीयता की जनगणना करवा के फिर ज़रा राजनीति के दाव पे चलवाने के हिसाब से लोग खेल खेलना चाहते हैं। हम लोगों का सोच उस तरफ को पॉजिटिव, मेरा तो कम से कम नहीं है, बाकी और जिनका होगा वो उनका होगा। किसान संगठनों की ओर से भारत बंद का आह्वान किया गया है, तो ये क्या, इस पर आपके क्या मत है? भारत बंद तो अभी समाचार पत्रों से पता चल जाएगा भारत बंद हुआ या नहीं हुआ। आपको लग रहा है भारत बंद हुआ?
मुझे तो लगता नहीं भारत बंद होगा। ये कोई मुद्दा है, कोई किसानों की समस्या है तो बतानी चाहिए कि ये हमारी समस्या है, ऐसा तो बताया नहीं कभी। बहुत बड़े बड़े आंदोलन प्रदर्शन हुए, आप ही लोग हम देखते हैं, टीवी के माध्यम से सुनते हैं, पूछते हैं जरा बताना तीनों मांगे कौन कौन सी हैं। उन तीनों मांगों पर हमने लोगों को बोलते सुना है कि हाँ वो CAA है और वो कश्मीर वाली धारा 370 है और राम जन्मभूमि, ये 3 हमारी मांगे हैं किसानों की। तो ये मांगे हैं किसानों की, ये समस्या है। आखिर किस विषय पर उनकी समस्या क्या है, यही अभी पता नहीं चल पाया और उनको भी नहीं पता कि किसानों की आखिर समस्या क्या है। श्रीमान जी, यहाँ पर मेरे पास में हमारे क्षेत्र के कृषक बंधु ही बैठे हैं, ये सब नए नौजवान कृषक हैं, यहाँ पर बैठे हैं और जिस ढंग की बातें की जा रही हैं किसानों की समस्याओं पे, वो सब कुछ ना कुछ उसके पीछे और चाले हैं। विपक्षियों के पास कोई मुद्दे नहीं है कि हम क्या कह के अब वोट मांगेंगे। ये मुद्दे ना होने के कारण से उनको लगता है कि यार क्या किया जाए, कैसे तो किसानों को ही भड़काओ, कुछ ना कुछ मुद्दे लेकर उनके बीच में पहुंचो कि ये मांगे खराब हैं, ये मांगे खराब हैं, ये गलत है, काला कानून है, कुछ ना कुछ बोलो। ऐसे चंद लोग हैं और बाकी 80-90% किसान को तो खबर ही नहीं है कि ये काहे का क्या आंदोलन है, क्या हमारे पीछे हो क्या रहा। सच्चाई ये है। मैं उस विषय पे और ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, कह चुका हूँ। ये भ्रमित लोग हैं जो भी उस आंदोलन चला रहे हैं और विपक्षी दलों से मिले हुए लोग हैं। विपक्षी दल इसमें हवा देने का काम कर रहे हैं, जिससे कुछ किसानों को भड़का के थोड़ा बहुत वोट कहीं मिला जाएगा, ऐसा हो सकता है। बस इतना है। बाकी भारत बंद का मुझे तो कहीं भारत बंद तो हुआ नहीं। ये सब हमारे मित्र मेहमान, ये सब बरेली से ही यहाँ आए हैं। भारत बंद होता तो ये यहाँ तक आते कैसे? अभी आए हैं, सब आ रहे हैं। तो अब आप उसी को भारत बंद मानते हैं तो मानिए। तो आपके हिसाब से किसानों के कोई समस्याएं नहीं हैं? नहीं, समस्याएं हैं। तो जिन समस्याओं को ये तथाकथित लोग उठा रहे हैं वो समस्याएं नहीं है किसानों की। जो समस्याओं को, जिन बातों को उठा रहे हैं वो समस्याएं नहीं हैं। हम भी किसान के बेटे हैं और जो समस्याएं हैं वो हम समझते हैं वो समस्याएं क्या है। और ये बड़ा विस्तार का विषय है, इसलिए कभी आपको हमसे डिस्कशन करना हो तो हमसे बात करना, अब हम बताएंगे कि हाँ समस्याएं क्या है। और उस तरफ का तो ध्यान ही नहीं है। भारतीय किसान संघ ने भी एक दिन पूरे प्रदेश भर में किसानों की समस्याओं को लेकर के, विशेषकर जो कृषि कानून है उसको लेकर के एक पूरे प्रदेश भर में जिला मुख्यालयों पे प्रदर्शन हुआ था और ज्ञापन भी दिया गया था। तो वो जो किसानों की समस्याएं भारतीय किसान संघ ने बोली हैं, वो समस्याएं ये जो तथाकथित लोग बोल रहे हैं किसान आंदोलन के नाम पर, उन समस्याओं में कोई मेल नहीं है। किसान इस देश का असंगठित है, संगठन नहीं है, और संगठन ना होने के कारण से किसानों के साथ में अलग अलग प्रकार से उनके साथ में अत्याचार, शोषण हो जाता है। हमारी सरकार का पूरा ध्यान है इन बातों की तरफ, किसान का शोषण ना हो, किसान को उसकी उपज का ठीक मूल्य मिल जाए और जो उसकी लागत है वो लागत कम हो, उसको जो और अन्य तरीके से जो सुविधाएं देने का है, सब्सिडी देने का है, वो सब्सिडी उसको दी जाए। ये उसकी मूलभूत बातें हैं। खेती छोटी रह गई है, 2-2, 4-4 बीघा वाले, एकड़ वाले किसान रह गए हैं। छोटी खेती में लागत ज़्यादा हो जाती है, अर्निंग उस हिसाब किताब की नहीं रहती, बचते उस प्रकार की नहीं मिल पाती और इसलिए उसको कठिनाई होती है। एक ट्यूबवेल किसी को कराना 5 लाख रुपए का ट्यूबवेल लग रहा है, वो 5 लाख रुपए का ट्यूबवेल लगा है, चाहे उससे फिर 5 बीघा खेती करिए, चाहे 50 बीघा की खेती करिए, उसका तो लागत आ गया। उसको तो ट्यूबवेल लगाने में जो पैसा लगना चाहिए तो वो लग गया, पर
चाहे उससे अब 5 बीघा की सिंचाई कर रहे हैं, चाहे 50 बीघा की सिंचाई कर रहे हैं, वो 50 बीघा की क्या 500 बीघा तक की सिंचाई कर सकता था। इसलिए कास्ट ऑफ प्रोडक्शन इसलिए बढ़ता है मेरे महोदय। और ये है समस्याएं। हमको बैलगाड़ी ले जाना, हमने 10 कुंटल अनाज पैदा किया, बेचने के लिए ले जा रहे हैं। ट्रैक्टर ट्राली किया, किराए पे किया, उस ट्रैक्टर ट्राली को जिससे हमने किराए पे लिया है, चाहे उसमें 250 कुंटल गेहूं पहुंचाने के लिए मंडी तक उसे किराए पे ले जाओ तो भी उतना ही किराया देना, चाहे 10 कुंटल लाद के ले जाना तो भी उतना ही किराया देना। ये ऐसी मूलभूत बातें हैं जिनसे उसकी लागत बढ़ती जाती है और केवल उसके पास उतना ही बचता है किसान के पास जितना जो अपनी मेहनत परिश्रम किसी दूसरे के खेतों में करता जाके वो अपने खेतों में मेहनत परिश्रम कर लेता है, उतना ही उसमें से उसको बचत हो पाती है, जिससे उसका घर परिवार का गुजारा हो जाता है। ये खेती बिजनेस नहीं है, ये खेती गुजारे का साधन है और हमारी सरकार का प्रयास है कि लोग इसको बिजनेस के रूप में लें। छोटी छोटी खेती हैं, खेती में विविधीकरण हो और अलग अलग प्रकार की खेती फसलें करेंगे तो उसको उसकी उपज का अच्छा मूल्य मिल जाएगा। ये ऐसी बातें हैं मेरे महोदय। अब बाकी विविधीकरण वगैरह ये सब पहुंच नहीं पा रही बातें। एक तरफ जिस तरफ को चल पड़ा उधर ही गन्ना बोना है तो गन्ने में ही एकदम पीछे पीछे पड़ गया, धान बोना है तो धान में पीछे पड़ गया, बासमती का चावल बोना है तो सब बासमती करने लगे। जब बाजार में माल ज़्यादा होगा, ओवर प्रोडक्शन होगा तो रेट अपने आप नीचे आ जाएंगे। और कृषि असंगठित क्षेत्र है, इसलिए वो अपनी उपज का मूल्य नहीं ले पाता। उसके लिए वो अपनी उपज को रोकने की उसकी कैपेसिटी भी नहीं कि चलो अभी मंदी है तो लाओ थोड़े दिन रोक लेते हैं, उसको तुरंत पैसा चाहिए। इसके कारण से किसान की समस्या है, उसको अपनी उपज जल्दी बेचनी पड़ती है। कुछ फसलें ऐसी हैं जिनको रोक के रखी हुई नहीं है। टमाटर को कितने दिन रोके रहोगे? भिंडी की सब्जी पैदा की है तो उसे कितने दिन रोकेंगे? तुरई की सब्जी पैदा की है, कितने दिन रोकेंगे? उसकी रख रखाव की अभी व्यवस्था नहीं है मेरे महोदय। इसलिए उसको तत्काल उस फसल को बेचना पड़ता है, चाहे किसी भी रेट में बिक जाए। ये ऐसे कारण हैं। इसलिए इन बातों को मेरा किसान इन बातों को समझता भी नहीं। जो किसान है वास्तव में अशिक्षित है, वो समझता भी नहीं इन बातों को। मैं तो अर्थशास्त्र का विद्यार्थी रहा हूँ, अध्यापक रहा हूँ, प्रिंसिपल रहा हूँ, इस कारण मैंने ये सब सारे विषय बता दिए। पर वास्तव में तो सच्चाई ये है उस किसान को तो खबर भी नहीं है कि हमारी समस्या क्या है। मैं पढ़ाता था, मैं देहात के कॉलेज में पढ़ाता था और 90% नहीं 99% किसानों के बेटे ही और बड़ी कक्षाओं में पढ़ने वाले, उनसे ही मैं पूछता था अच्छा किसानों की समस्याएं बताओ क्या। वो किसानों की समस्याएं नहीं बता पाते थे। क्या 2-4 समस्याएं गिना दे तो गिना दें। सच्चाई मेरे दोस्त ये है। अंतिम प्रश्न है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी आपका संबंध रहा है, तो संघ से भाजपा में कैसे आए उस पर थोड़ा सा एक प्रकाश डालिए। संघ तो पावर हाउस है, पावर बनाता है। बिजली बनती है, चल रही बिजली, कहीं पंखा चल रहा है, कहीं लाइट जल रही है, कहीं हीटर चल रहा है, कहीं वो जाने क्या क्या उपकरण लगे हैं वो सब चलते हैं। तो ये पावर हाउस है, संघ पावर हाउस है। इस पावर हाउस में व्यक्ति का निर्माण होता है। अच्छे व्यक्ति, देश के लिए कैसे लोगों की जरूरत है ऐसे लोगों का निर्माण संघ करता है। और व्यवस्था के नाते जिसको जहाँ काम बता दिया तुम इस काम में लग जाओ, तुम इस काम में लग जाओ, ये पुर्जा इस काम का, ये पुर्जा इस काम का, तो यहाँ पर व्यक्ति की जहाँ जैसी उपयोगिता आवश्यकता लगती है उसको वहाँ पर कह दिया जाता है इस काम करो। वैसे संघ में कोई एक तरफा कोई ऐसा नहीं है कि ये जो भी यहाँ प्रोडक्ट है वो ऑलराउंडर है। उससे चाहे बल्लेबाजी करवाओ, उससे चाहे बॉलिंग करवाओ, उससे चाहे विकेट कीपिंग करवाओ, उससे चाहे जो चाहो सो करवाओ, हर काम का ऑलराउंडर वहाँ बनाया जाता है। और इसलिए मुझ में पता नहीं क्यों कोई इस ढंग के गुण तो थे नहीं राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले, पर फिर भी कह दिया गया जरा इस राजनीति के क्षेत्र में जाओ काम करो। इधर भेज दिया गया है तो चलो इस काम को करने की कोशिश करते हैं। जितना क्षमता है और योग्यता है, बुद्धिमत्ता है,
उसके हिसाब से इधर काम करने की कोशिश करते हैं। देश की सेवा करनी है तो इस काम को कर रहे हैं। योगी सरकार के कार्यकाल को आप किस रूप में देखते हैं? योगी सरकार का जो कार्यकाल है 70 वर्षों का जो कालखंड है, हालांकि मैंने 70 वर्ष नहीं देखे, मैंने तो सन 80 के आसपास से देखा है। सार्वजनिक जीवन मेरा शुरू हुआ और इससे पहले विद्यार्थी जीवन में सन 70 से समझिए थोड़ी थोड़ी समझदारी आ गई। मैंने हाई स्कूल वगैरह की पढ़ाई शुरू की, तब से थोड़ा थोड़ा देखा बाहर का। और इतने कालखंड में ऐसा काम करने वाला व्यक्ति, ऐसा कार्य करने वाला नेता, और इसमें से बाबू कल्याण सिंह जी का जो कार्यकाल है, उस कार्यकाल को कह सकते हैं कि हाँ, वो एक अपने आप में अद्वितीय कार्यकाल था। बाकी हमारी भाजपा का जो बीच बीच में थोड़े थोड़े समय के लिए कार्यकाल आया, उन नेताओं के कार्यकाल को कह सकते हैं कि हाँ, इसमें कहीं कुछ प्रयास हुआ, पर हमारे पास बहुमत नहीं था, शक्ति नहीं थी, सत्ता नहीं थी, इसलिए वो जैसे तैसे काम चलाओ। आज हमारे पास पूरे बहुमत की सरकार है और हमारा नेतृत्व बहुत मजबूत नेतृत्व है, निर्णय लेने में, ईमानदारी में और प्रशासनिक कुशलता में बेमिसाल है। और उसके कारण से हमारे प्रदेश की जनता हमारे नेतृत्व से बिल्कुल संतुष्ट है और आवश्यकता से ज़्यादा संतुष्ट है। और इसलिए एक बड़े बहुमत की सरकार अभी आने वाले चुनाव में आने वाली है, ऐसा मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि मेरी बातें बिल्कुल धरातल से जुड़ी हुई बातें। आपका कहना है कि योगी का शासन बेमिसाल है और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी दोबारा उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ आएगी। कैमरामैन बाबूलाल के साथ मैं ब्रजनंदन।